case study based upon the corporate valuation first of all. So it says Green Energy Limited company is showcasing an outstanding number of shares. तो outstanding number of shares दिए गए हैं. Price of share is given to be 513 rupees. Further, the short term debt of the company is 50 lakh, long term debt is 75 crores, and non operating liabilities are equivalent to 5 crore, 50 crore over there, and cash equivalent are 3 crore. The company is using the stock and debt approach to calculate the worth of the company, and we need to answer accordingly, right? तो जो भी चीजें यहां पर कही गई हैं, सबसे पहले उनका मूल्यांकन कर लेते हैं, एक बार उनको गो थ्रू कर लेते हैं, एंड फिर केस स्टडी पर वापस आते हैं. देखिए, अगर हम बुक वैल्यू की बात करते हैं तो वो आपकी बुक्स ऑफ फाइनेंशियल से स्टैब्लिश की जाती है, यानी कि जो बैलेंस शीट है वहां से स्टैब्लिश की जाएगी. अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, मार्केट वर्थ की बात करते हैं, इसको बेसिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मार्केट कैपिटलाइजेशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इट्स एक्चुअली द सेम थिंग. मार्केट वैल्यू कह लो, वर्थ कह लो, कैपिटलाइजेशन कह लो, एक ही चीज होती है. इसका मतलब होता है कि जो भी आपके आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस, दैट विल बी योर मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? यानी कि मार्केट में वैल्यू कितनी बन रही है उसके रिलेटेड. ओके, तो क्वेश्चन 1 जो है दैट्स एक्चुअली ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, तो आप उसका आंसर जरूर कीजिएगा. व्हाट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द कंपनी? यानी कि ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है उसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होने वाली है? तो यहां पर देखिए, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन टू बी 10,27,743, एंड जो कंपनी का शेयर है दैट्स एक्चुअली राउंड अबाउट 513 रुपीज. तो दिस इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन. ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके इक्विवेलेंट होने वाला है. सिंपल कैलकुलेटर जो है एग्जाम में अलाउड है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कैलकुलेटर जरूर लेके जाएं, और एबीएफएम एंड बीएफएम का जो सिलेबस प्रायोरिटी वाला वीडियो उसको जरूर गो थ्रू कीजिए. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बीआरएल के वीडियो भी आज आउट हो चुका है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. सो द आंसर ओवर हियर विल बी 1027743 multiplied by 513, that's equivalent to 527232. आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर 527232,159, दैट इज द आंसर. अकॉर्डिंगली आप वहां पर मार्क कर पाएंगे, एंड विदाउट ऑप्शन यहां पर ये क्वेश्चन रहने वाला है. तो चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो. इट सेज व्हाट विल बी द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द फर्म? फर्म का एंटरप्राइज वैल्यू कितना रहने वाला है उसके बारे में आंसर करना है यहां पर. तो एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं. एंटरप्राइज वैल्यू, या फिर हम उसको फर्म वैल्यू के नाम से भी जानते हैं. किस नेम से जानते हैं? फर्म वैल्यू के नाम से भी जानते हैं. यानी कि पूरी की पूरी कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको हम एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि ईवी कहते हैं, या फिर एफवी कहते हैं. वैसे उसको जनरली हम ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें आपके सभी की सभी डेप्ट, यानी कि जो कोई भी डेप्ट है प्लस जो कोई भी और कमिटमेंट, अदर कमिटमेंट है, सभी की सभी इसमें शामिल रहती हैं. और इसमें पर्टिकुलरली आपके शॉर्ट टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, करेंट जो पोर्शन होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट का वो भी रहेगा, कैपिटल लीज ऑब्लिगेशन अगर आपके ऊपर है कोई वो भी रहेगी, प्रेफर्ड अगर कोई सिक्योरिटी है वो भी शामिल रहती है. यानी कि कोई भी आपका लेन देन जो भी होता है, शॉर्ट टर्म का डेप्ट, लॉन्ग टर्म का डेप्ट, प्रेफर्ड सिक्योरिटीज, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सभी चीजें शामिल रहती हैं. और साथ के साथ नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटीज भी इवन आपकी शामिल रहती हैं. तो इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, शॉर्ट टर्म डेप्ट आपको दिए गए हैं 50 लाख रुपीज यानी कि 0.5 करोड़. ठीक है, और इसके अलावा आपको लॉन्ग टर्म, ये तो शॉर्ट टर्म डेप्ट है, और लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है दैट इज एक्चुअली गिवन टू बी 75 सीआर, राइट? इसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटीज, जो नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटीज हैं आपके पास, दोज आर गिवन टू बी 50 करोड़ ओवर देयर. ठीक है, 50 करोड़, सॉरी 5 करोड़ दी गई हैं. नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटीज आर गिवन टू 5 करोड़ ओवर देयर. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है दैट्स एक्चुअली गिवन टू बी 3 करोड़ ओवर देयर, राइट? अकॉर्डिंगली वी नीड टू आंसर ओवर देयर. अब देखो, एंटरप्राइज वैल्यू का मैं फॉर्मूला यहां पर आपको बता देता हूं काफी इजी वे में समझने के लिए. यानी कि कंपनी की जो भी टोटल वैल्यू है, चाहे वो इक्विटी की वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू जो भी होगी, लेट्स से इक्विटी की वैल्यू यानी कि शेयर की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी इक्विटी वैल्यू, राइट? वो भी इसमें शामिल रहेगी. प्लस अगर कोई शॉर्ट टर्म डेप्ट है, कोई भी शॉर्ट टर्म डेप्ट है वो भी इसमें शामिल रहेगा, कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो भी इसमें शामिल रहेगा, कोई करेंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म डेप्ट का, यानी कि लॉन्ग टर्म डेप्ट तो है लेकिन उसका करेंट पोर्शन है यानी कि जो अभी पे ऑफ करना था, ठीक है, वो भी इसमें शामिल रहेगा. प्लस अगर कोई कैपिटल लीज की ऑब्लिगेशन है,
कोई आपकी सिक्योरिटीज है, कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, कोई नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटी है, वो सब चीजें इसमें शामिल होती है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज सब्ट्रैक्ट करनी होती है, दैट्स द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान से समझिएगा। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन यहां पर मैंने साइड पर लिखा नहीं है, मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेता हूं। सो इट इज 1027,743 मल्टीप्लाइड बाय 513। तो ये मेरे पास इक्विटी की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? इक्विटी की वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये मेरे पास बनती है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 52.72 करोड़। 52.72 करोड़ बनती है। तो इक्विटी की वैल्यू भी मैं यहां पर लिख दूंगा 52.72। शॉर्ट टर्म डेट जो है वो 0.5 है। लॉन्ग टर्म डेट का जो भी पोर्शन दिया गया दैट्स गिवन टू बी 75 करोड़ ओवर देयर। नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटी मेरे पास 5 करोड़ की गिवन है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है दोज आर गिवन टू बी 3 करोड़, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जस्ट सोल्व करना मैंने 52.72 प्लस 0.5 प्लस 75 प्लस 5 माइनस 3 दैट्स एक्चुअली इक्वल टू 130.22। तो जो ये पर्टिकुलर 130.22 है, दिस इज एक्चुअली द एंटरप्राइज वैल्यू। तो एंटरप्राइज वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, ईवी जो हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 130.22। एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने कैलकुलेट की थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कैलकुलेट की थी, वी कैलकुलेटेड इट टू बी 52.72, राइट। तो मैं यहां पर साइड पर लिख देता हूं, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन में इसकी हमें नीड पड़ जाए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर, इट सेज कैलकुलेट द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी यूजिंग द स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच। यानी कि स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए नेटवर्थ को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन को लेकर के। हमारे पास मार्केट अप्रोच है, इनकम अप्रोच रहती है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज है। लाइक वी आर हैविंग द मार्केट अप्रोच। अब मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि आप पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हो। आप उसके इंटेंजिबल एसेट, उसका ओनरशिप स्टेक जो है, उसकी जो सिक्योरिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हो। कोई भी जो रिसेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हो। यानी कि आप बिजनेस को कंपेयर करते हो, ठीक है। आप बिजनेस को कंपेयर में लेके आते हो विद द बिजनेस ऑफ द अदर बिजनेसेस, ठीक है। कंपेरेबल नेचर में जो उनके साथ कंपेयर करते हो, जिनको रिसेंट टाइम में बेचा गया, आप उनके साथ कंपेयर करते हो एंड उसके हिसाब से आप जान पड़ताल करते हो एंड वैल्यू निकालते हो। दैट्स एक्चुअली द मार्केट अप्रोच। दूसरी जो अप्रोच यहां पर होती है, दैट्स द इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली जो फ्यूचर अर्निंग होने वाली है कंपनी की, उनको, या जो कैश फ्लोज फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको पर्टिकुलरली देखते हो एंड उसके हिसाब से करंट वैल्यू को जो होती है वो एक्सपेक्ट देखते हो कि क्या हो सकती है। यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू से आप करंट वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। दैट्स द इनकम अप्रोच, वो इनकम अप्रोच कहलाती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कॉस्ट अप्रोच, यानी कि एसेट बेस्ड अप्रोच होती है। अब उसमें आपके पास फर्दर अलग अलग टाइप्स होती हैं। यानी कि आपके पास एक मेथड होता है कॉस्ट अप्रोच का, ठीक है, एसेट बेस्ड अप्रोच जिसको हम कहते हैं। एंड उसमें आपके पास अलग अलग टाइप्स है। लाइक वी आर हैविंग द स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच मेथड, वी आर हैविंग द डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, या फिर डीसीएफ मेथड होता है। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? कॉस्ट अप्रोच के अंदर आते हैं। कॉस्ट अप्रोच कहते हैं, उसके अंदर आते हैं। तो एक मेथड हो गया मार्केट मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड, तीसरा हो गया कॉस्ट अप्रोच मेथड, या फिर एसेट बेस्ड अप्रोच हो गया। उसके अंदर तीन मेथड आते हैं। एक होता है स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच, दूसरा है डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच, और तीसरा है डीसीएफ यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच, राइट। ये तीन अप्रोचेस उसमें फर्दर शामिल रहती हैं। हमने जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है अभी, वो करनी है एसडीए के हिसाब से, यानी कि स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच के हिसाब से। देखो जो स्टॉक एंड डेप्ट अप्रोच होती है उसके इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, सबसे पहले उनको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी पर्टिकुलर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज जो होती हैं वो पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं, एक्सचेंज के ऊपर, पब्लिक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड की जा रही होती हैं, जो कंपनी की वर्थ होती है, उस केस में जो भी करंट मार्केट वैल्यू होती है आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज की, आप उन सबको ऐड कर देते हो। क्या कर देते हो? उन सबको ऐड कर देते हो। लेट्स से देखिए, अगर हम इस कंपनी की इक्विटी के बारे में बात करें, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करें, तो वो कितनी वैल्यू थी? दैट वाज एक्चुअली 52.72। कितनी थी? 52.72 थी, राइट। और अगर हम इसके डेप्ट की बात करें, अगर हम इसके डेप्ट की बात करें, तो डेप्ट इसका कौन कौन सा था? एक मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट था, शॉर्ट टर्म डेट था, डेट वाज एक्चुअली इक्वल टू 0.5।
लॉन्ग टर्म डेट था दैट वाज इक्वल टू 75 करोड़ ओवर देयर, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज थी। नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज होती हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड है, और नॉन ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज होती हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ रिलेटेड नहीं है। तो वो डेप्ट का कंपोनेंट तो है ही है ना, लेकिन लाइबिलिटी तो है ही है, लेकिन वो डेप्ट कंपोनेंट है कि नहीं है वो हमें पता नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करते, राइट। तो ये आपका डेप्ट का कंपोनेंट हो गया। अब यहां पर अगर तो आपको दिया गया हो कि मार्केट वैल्यू इस डेप्ट की इतनी है तो आप उसको काउंट करोगे, अदरवाइज आप सिंपली इसको काउंट कर सकते हो। सो इन दोनों का जो सम होगा दैट इज एक्चुअली द एसडीए। वही चीज क्या होती है? एसडी होती है। अब कई जो स्टॉक अप्रेजर्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि वो एक एवरेज वैल्यू लेते हैं स्टॉक की, प्रॉपर वैल्यू नहीं लेते, लेकिन वो आपका थ्योरेटिकल मैनर में नहीं होता है, प्रैक्टिकल मैनर में होता है। थ्योरेटिकल मैनर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इक्विटी वैल्यू और जो डेप्ट की वैल्यू होती है दोनों को ऐड करना होता है, राइट। सो इट्स एक्चुअली द आंसर वुड बी 52.72 प्लस 75.5। तो मेरे पास जो एसडीए के हिसाब से वैल्यूएशन बनती है वो बनती है 128.22 सीआर की। 128.22 सीआर की जो वैल्यू है दैट विल बी द इक्विवेलेंट वैल्यू ओवर देयर, जो यहां पर वैल्यू आपकी इस्तेमाल होगी एज पर द एसडीए मेथड, राइट। अब यहां पर पर्टिकुलर क्या रहता है कि ये आपका क्वेश्चन था एसडीए अप्रोच के बेस के ऊपर एंड फॉर द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के ऊपर। आई होप कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी एंड आपने इसके कंसेप्ट्स को समझा होगा। अगर आपको इसके कंसेप्ट समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।